हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण में अध्याय 2 सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे अम्ल क्या होते हैं और अम्ल के गुण। तो अम्ल, इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में इसकी परिभाषाएं विभिन्न प्रकार की जो साइंटिस्ट ने लगातार दिया उसके बारे में डिस्कस किए थे। और पहले लेक्चर में सूचक क्या होते हैं, सूचक के बारे में पढ़े थे अच्छे से। संश्लेषित सूचक और प्राकृतिक सूचक, विभिन्न प्रकार के जो सूचक थे उनको पढ़े थे, जिससे हमें पता चलता था किसी पदार्थ को चेक करते थे, अज्ञात पदार्थ को, फिर बाद में पता लगता था कि ये अम्ल है या क्षार है। तो सूचक, यदि आप लोगों को लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे। और आज पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल पढ़ेंगे और इसके गुण। जैसे धातु से रिएक्शन कराने पर अभिक्रिया कराओगे अम्ल की तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर, धातु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे उत्पाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे अम्लों के याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। ये तो स्टार्टिंग में पढ़ ही लिए थे। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जो 7 होता है पीएच मान 7 होता है उदासीन। यदि 7 से कम है, 7 से कम तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। 7 से अधिक क्षारीय। अभी आगे के क्लास में पढ़ेंगे पीएच पैमाना। उस पैमाने के अनुसार बताएंगे कि किस तरह से पीएच बदलता है और डिफरेंट जगह में। जैसे आमाशय में पीएच मान कितना होता है, उसमें भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जठर ग्रंथियों से। तो यदि किसी, जैसे कि वाटर है, वाटर का पीएच मान होता है 7, इसलिए ये उदासीन होता है, नामलीय होता है ना, क्षारीय होता है। और 7 से कम होगा जिसका पीएच मान 7 से कम, 4, 5, 1, 2, 3 इस तरह से, तो वो अम्लीय माध्यम वाले होंगे। और 7 से अधिक क्षारीय। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच पे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। तो आगे जिस लेक्चर में पीएच पैमाना के बारे में बताएंगे उसमें डिटेल में बताएंगे। बहुत सारे पदार्थ जिनका पूछ सकता है कि पीएच मान कितना होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जल में घोलने पर H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। अब ये परिभाषा में तो लिखा है कि जल में घुलने पर H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब इसको विद प्रूफ के साथ यहाँ देखेंगे। यहाँ बहुत सारे अम्ल लिए गए हैं जिसको जल में घोला जा रहा है और आयनिक रूप में इधर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन को डोनेट कर रहे हैं। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसको जो आप जल में घोलोगे तो ये प्लस और माइनस आयनों में वियोजित हो जाएगा। इससे H+ और Cl- आयन बनेगा। जो H+ है इसको हाइड्रोनियम आयन H+ या H3O+ कह सकते हो। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन निकालेगा तो 2H+ और बचेगा SO4। अब 2 हाइड्रोजन निकले मतलब एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज है, 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस चार्ज, तो ये SO4- पे आएगा 2- चार्ज, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी जल में वियोजित होकर H+ आयन देगा और NO3- आयन। तो जितने भी H+ आयन दे रहे हैं सब क्या हैं, अम्ल हैं। इसी तरह से एसिटिक अम्ल है CH3COOH, वियोजित होकर H+ प्रोटॉन देगा एक हाइड्रोनियम है और CH3COO-। इसी तरह से फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। HCOOH H+ आयन और HCOO- आयन में टूट जाएगा।
ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। C2H2O4 2H प्लस आयन और 2COO माइनस आयन में टूटेगा। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, अब इसमें 3 H है, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन डोनेट करेगा और फॉस्फेट निगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहेगा। अब ये जितने भी हाइड्रोजन है H प्लस, इनका नाम तो हाइड्रोनियम आयन होता है, लेकिन जो एनायन है ये क्या है, एनायन ऋणात्मक आवेशित, इनके क्या नाम है इसको लिख देता हूँ, याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्लास में भी और आगे आने वाली क्लासों में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो है Cl माइनस, इसको कहते हैं क्लोराइड आयन। क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ये SO4 माइनस जो है, SO4 2 माइनस, इसको कहते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ये NO3 को नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। CH3COO माइनस, अब ये CH3COOH एसिटिक अम्ल से बना है। एसिटिक अम्ल ने एक H प्लस, ये वाला H प्लस डोनेट कर दिया और बच गया CH3COO, तो एसिटिक अम्ल से बना है, इसलिए इसका नाम हुआ एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और अगला फार्मिक अम्ल से बना है, तो इसको बोलते हैं फार्मेट आयन। क्या बोलते हैं, मेथिल फार्मेट या फार्मेट आयन, फार्मेट आयन, फार्मेट आयन। अगला ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में मिलता है, तो इससे बना है ऑक्जेलिक अम्ल से, तो इसको बोलोगे ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। और फास्फोरिक अम्ल से जो मिलकर, फास्फोरिक अम्ल से टूट के जो मिला है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं, जो निगेटिव चार्ज है, फास्फेट आयन, फास्फेट आयन। अब एक बात याद रखो, जितने भी ये निगेटिव चार्ज वाले आयन निकले हैं, ये प्लस डोनेट करती है, फिर निगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट बचा है, इसमें सब में देखो लास्ट में 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 8। सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, फार्मेट, ऑक्जेलेट, फास्फेट, सब में 8 आ रहा है। तो इस तरह से आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हो कि जहाँ भी 8 आ जाए, किसी शब्द के पीछे 8 लगा हुआ है रसायन विज्ञान में, तो उसमें तुम तुरंत समझ जाना कि वो निगेटिव चार्ज वाले किसी एनायन की बात की जा रही है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर बाद में देखते हैं इसके आगे। अम्ल की क्षारकता, एक क्षारकी, द्वि क्षारकी, त्रिक्षारकी अम्ल कौन कौन से होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। तो पॉज करके नोट करिए। 1 2 3 4 5 नोट हो गया ना। अब हेडिंग लगाएंगे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। उसमें लिखेंगे H3O+, पहले हेडिंग लगाएंगे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। इसमें लिखेंगे H3O+ आयन को एक अणु को जल में
घोलने पर जितने, या ऐसे लिखो, एक अम्ल को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर जितने H3O+ आयन मुक्त होते हैं वह अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्षारकता कहलाती है। एक अम्ल को जल में घोलने पर जितने H3O+ आयन मुक्त होते हैं वह अम्ल की क्षारकता कहलाती है। इसका मतलब कोई भी, मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4, अब इसको आप जल में घोलेंगे तो इसमें से 2 H+ आयन निकलेंगे, तो यहाँ से 2 H3O+ आयन बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये द्विक्षारकीय होगा। परिभाषा यही तो है, एक अम्ल को जल में घोलने पर, अभी एक ही अणु तो है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु है, एक अम्ल को जल में घोलने पर H3O+ हाइड्रोनियम आयन मुक्त होते हैं जितने, वह अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो H2SO4 2 H3O+, 2 हाइड्रोनियम आयन मुक्त कर रहा है, इसका मतलब ये द्विक्षारकीय होगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के अम्ल होते हैं। पहली हेडिंग लगाएंगे एक क्षारकी, नंबर 1 एक क्षारकी, या इसको बोलते हैं मोनोबेसिक अम्ल, एक क्षारकी या मोनोबेसिक अम्ल। इसमें लिखेंगे जो जलीय विलयन में घोलने पर H3O+ का एक आयन मुक्त करते हैं वो एक क्षारकी या मोनोबेसिक अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन H3O+ का एक आयन मुक्त करते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाएं? उदाहरण, मोनोबेसिक अम्ल या एक क्षारकीय अम्ल के उदाहरण है HCl। इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा? H+ + Cl। तो एक H+ दे रहा है, मतलब एक H3H+ को अगली क्लास से डायरेक्ट बताते आ रहे हैं कि H+ या H3O+, इसका मतलब यही है, या H+ लिखा हो या H3O+। तो HCl को जब डिसोसिएट करोगे, जल में तोड़ोगे, तो एक हाइड्रोनियम आयन और एक Cl- मिलेगा। तो हाइड्रोनियम आयन एक मिल रहा है, मतलब ये एक क्षारकी होगा। कैसा होगा? एक क्षारकी। नंबर 2 HNO3। HNO3 क्या है? ये भी एक क्षारकी, क्योंकि इसमें भी एक हाइड्रोजन, सिंपली जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कितने? एक हाइड्रोजन, वो एक क्षारकी होगा। मार्कर मैं यहीं पे डाल लूं थोड़ा। और इसमें कौन से उदाहरण हो जाएंगे? जैसे CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। इसमें हाइड्रोजन तो आपको 3 और 1 4 दिख रहे होंगे, लेकिन जो ये कार्बन के साथ जुड़े हैं, ये अम्लीय माध्यम का प्रतीक नहीं, ये टूटते नहीं है जल में, केवल ये वाला जो है एक, यही निकलता है, जल में घोलने पर यही डिसोसिएट होता है। तो ये भी एक क्षारकी है। इसी तरह से और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये सब एक क्षारकी अम्ल के उदाहरण है। अब अगली हेडिंग लगाएंगे द्विक्षारकी या डाइबेसिक अम्ल। नंबर 2 द्विक्षारकी या डाइबेसिक
अम्ल, डाइबेसिक एसिड, द्विक्षारकी जो जलीय विलयन में घोलने पर H3O+ के 2 आयन मुक्त करते हैं, जो जलीय विलयन में घोलने पर H3O+ या H+ सीधा लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन के 2 आयन मुक्त करते हो, द्विक्षारकीय डाइबेसिक अम्ल कहलाते हैं। डाइबेसिक का उदाहरण स्टार्टिंग में बताया था H2SO4, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन मुक्त करेगा, मतलब 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, अतः यह द्विक्षारकीय डाइबेसिक अम्ल होगा। और कौन से होते हैं? द्विक्षारकी में H2SO4 हो गया। और कौन से हैं जो द्विक्षारकी हैं? इसमें बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जो द्विक्षारकी होते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है तुम्हारा, ऑक्जेलिक अम्ल COOH, HCOOH और HCOOH, तो इसमें जो कार्बन से हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऑक्जेलिक एसिड में, ये तो टूटते नहीं, लेकिन जो एसीटेट आयन बनाएंगे ये दोनों हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो 2 हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। इसका मतलब ये भी द्विक्षारकी है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर बताते हैं त्रिक्षारकीय ट्राइबेसिक अम्ल क्या होते हैं। लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब हेडिंग लगाएंगे 3, ट्राइबेसिक या त्रिक्षारकीय अम्ल, त्रिक्षारकीय ट्राइबेसिक अम्ल। ट्राइबेसिक अम्ल क्या होते हैं? हेडिंग नंबर 3, त्रिक्षारकीय या ट्राइबेसिक अम्ल, ट्राइबेसिक अम्ल। लेक्चर को पूरा देखना। अभी ऐसे बताएंगे कुछ पदार्थ जो स्वाद में खट्टे भी नहीं होते हैं और वो H+ आयन भी नहीं देते हैं, फिर भी वो अम्ल होते हैं। अगर ये सब चीज़ें आती हैं, पहले से पता है कौन से ऐसे पदार्थ हैं या यौगिक हैं जो H+ आयन भी नहीं देते हैं और स्वाद में खट्टे भी नहीं होते हैं, अम्ल होते हैं, तो इससे नया कुछ नहीं मिलेगा। बाकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रासायनिक प्रॉपर्टी। तो त्रिक्षारकीय ट्राइबेसिक अम्ल, इसमें क्या होता है? जो अम्ल जलीय विलयन में घोलने पर 3 H3O+ आयन मुक्त करते हैं, उनको ट्राइबेसिक या त्रिक्षारकी अम्ल बोलते हैं। जो अम्ल जलीय विलयन में घोलने पर 3 H3O+ हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं। जैसे कि उदाहरण, इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा? H3PO4 फास्फोरिक अम्ल और H3PO3, ये जो है इसमें दोनों में 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये 3 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इस तरह से ये त्रिक्षारकी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? त्रिक्षारकी। अब इसके बाद में इसको नोट कर लेंगे।
फिर बताया आपको, नोट कर लीजिए, नोट। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे AlCl3 कामा AlBr3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड या FeCl3 या FeCl2, ये सभी अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। लेकिन इसमें कहीं H तो दिख नहीं रहा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये डोनेट नहीं करते हैं, फिर भी कैसे होते हैं? अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय। तो इसको समझने के लिए एक साइंटिस्ट आए, ब्रांस्टेड तथा लोरी। दो साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया, ब्रांस्टेड तथा लोरी। तो अब हेडिंग लगाएंगे ब्रांस्टेड तथा लोरी का, लोरी की प्रोटॉन अवधारणा सिद्धांत। ब्रांस्टेड तथा लोरी, ब्रांस्टेड तथा लोरी प्रोटॉन अवधारणा, प्रोटॉन अवधारणा। जैसे कि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, अम्ल क्षार और लवण का 01, लेक्चर 01। जितने भी पहले के साइंटिस्ट थे, जैसे आर्हीनियस साइंटिस्ट थे, आर्हीनियस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन जलीय माध्यम में मुक्त करते हैं। और क्षार कौन से होते हैं? क्षारों की परिभाषा दी थी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब जब ब्रांस्टेड तथा लोरी आए, इन साइंटिस्टों ने कुछ अलग अलग प्रयोग किए, फिर देखा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है, फिर भी वो अम्लीय हैं। तो हाइड्रोजन आयन नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ देते हैं जब उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर भी वो अम्लीय हैं। और कुछ ऐसे जैसे कि अमोनिया है, क्या अमोनिया NH3, ये क्षारीय है। अब ये क्षारीय है, इसमें OH- तो है नहीं, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा नहीं, OH- नहीं दे सकता, फिर भी ये क्षारीय है। तो इसको अरहिनियस की जो परिभाषा थी उससे डिफाइन नहीं किया जा सका। तो इसलिए नए साइंटिस्ट आए, ब्रांस्टेड तथा लोरी। उनकी प्रोटॉन अवधारणा के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन जितने भी क्षार होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो OH- आयन दें। क्षार वह पदार्थ होते हैं जो H+ आयन को लेते हैं, मतलब अम्ल जो H+ आयन देते हैं और क्षार जो H+ आयन लेते हैं। बहुत अच्छी अवधारणा बताई ना ब्रांस्टेड तथा लोरी ने। इन्होंने बताया अम्ल वह पदार्थ हैं जो H+ देते हैं, अरहिनियस ने बता दिया, चलो मान लिए। लेकिन क्षार वही नहीं है जो OH- देते हैं। क्षार वह पदार्थ हैं जो H+ आयन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया, 2 लाइनें हैं, लिख लेते हैं। अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई, बहुत ही सरल। अम्ल वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और क्षारों के बारे में क्या बताया? क्षार वह पदार्थ होते हैं जो H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, रखते हैं। आप लोग इतना नोट करें, तब तक थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं। मैं अपने मार्कर को इंक पिया लूँ। इसको इंक पीना है, इंक टचक पड़ रहा है, कह रहा है मुझे इंक पिला, इंक।
इसका इंक पीना है, इंक। बच्चों तुमको क्या पीना है? पढ़ो, हमको भी कुछ पीना है। मैंने इसको आज ही सुबह को 3 बजे इंक पिलाई थी, फिर भी ये अभी भी इंक पीना चाहता है। तो बच्चों, ब्रांस्टेड तथा लोरी की प्रोटॉन अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, और क्षार वह पदार्थ हैं जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं और कैसे ये संभव है विद प्रूफ के साथ। मजा आने वाला है, क्लास में देखते रहो, नोट करते रहो, मजा आ जाएगा। तो अगर देखा जाए इनके अनुसार तो अम्ल पहले लिखेंगे, अम्ल। मार्कर तो एकदम चला गया है। अम्ल जैसे AlCl3, AlBr3, ये जो स्पीसीज है। अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था अष्टक नियम, जिसके अनुसार किसी भी धातु के चारों ओर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी है, वरना अभिक्रिया करेगा। तो AlCl3 कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इस तरह से एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Al के पास देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ये Al3+ की स्टेट में है, और जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो सब अम्लीय हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? ये पॉजिटिव आयन है ना, प्रोटॉन है। तो जैसे कि H+ आयन होता है उसी तरह से ये भी है, तो ये डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से ये जितने भी Fe2+ कामा, Fe3+ और Al3+, Zn2+, Cu2+, जितने भी पॉजिटिव आयन है सब अम्ल की तरह कार्य करते हैं। अम्ल की भांति इनकी भी प्रकृति होती है। Fe2+, Fe3+, Al3+, Zn2+, Cu2+, K+, ये सब लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल की तरह है, लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। अब देखते हैं जो अमोनिया है, PH3 है, NH3 है, इसमें OH- नहीं होता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त नहीं कर सकते, फिर भी कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट है? ये होता है अमोनिया, NH3। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। किसका स्ट्रक्चर है? अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। 3 हाइड्रोजन इससे लगे होते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए इसके बाह्य सेल में होते हैं। कैसे आते हैं? ब्राइटली दिखा देते हैं। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 और 2s2 2p5, 5 2 7, 2p3। तो इसके लास्ट सेल जो सेकंड सेल है, इसमें 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5। अब इसमें देखो, एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया है हाइड्रोजन से, और ये किस हाइड्रोजन से? ये इस हाइड्रोजन से। मतलब 1 2 3 इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने? 2। ये वाले जो 3 थे ये हाइड्रोजन से साझा करके बॉन्डिंग बना ली, और ये जो 2s2 हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो इनको बाहर दिखा देते हैं। अब अगर मान लो कोई H+ आयन है, H+ आयन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अमोनिया क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, और कुछ स्ट्रक्चर बना जाएगा NH, और ये वाला H भी जुड़ जाएगा, तो H 4 H जुड़ जाएंगे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये है अमोनियम आयन। क्या है? अमोनियम आयन।
तो इसने H+ को ग्रहण किया, तो ये कैसा होगा? क्षारीय। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड तथा लोरिक प्रोटॉन अवधारणा, इन्होंने बताया था कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार वह पदार्थ होते हैं जो H+ आयन लेते हैं। तो अमोनिया ने H+ आयन को ग्रहण कर लिया और बना दिया NH4+ आयन, जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। तो इस तरह से ये क्षार है। अगर आप अच्छे से समझना, H+ आयन को कौन कौन ले सकते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन। PH3, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H2O, जल जो उदासीन है, इसके पास भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। H2S, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन युग्म या 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 2। और कौन से हो सकते हैं इस तरह से? जैसे कि H2SE, इसके पास भी है। तो जितने यौगिकों के पास मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर इस तरह से लोन पेयर के रूप में होंगे, वो सब क्षार की भांति, कैसे? क्षार की भांति व्यवहार करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में पढ़ाएंगे अम्लों की गुण, इनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं। गुण में, रासायनिक गुणों में सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। जैसे धातु से अभिक्रिया करते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऐसे समीकरण ब्रेन में सेट करते हैं, एकदम बिंदास तरीके से, कभी नहीं भूलोगे। और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पे क्या होता है? धातु हाइड्रोक्साइड से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तब क्या उत्पाद बनता है? धातु सल्फेट से अम्ल की अभिक्रिया होने से उत्पाद क्या बनता है? इस पे चर्चा करेंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल शिक्षा की नई किरण, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें अगर कोई भी दिक्कत है तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहो। ओके।